दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में शिक्षक भर्ती में साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, छात्रावास अधीक्षक हो, प्रयोगशाला हो या फिर आपका रेलवे एसएससी का भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को हर बार मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ तो आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और कुछ आपको थ्योरी सेक्शन का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहें। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन समझाऊंगा, उसका पूरा मैं आपको डिटेल समझा दूंगा ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाए अगर साइंस में, तो आप उसको बिल्कुल बना सकते हो। देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चींटी के दंश में या फिर चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। देखिए, पहला आपका ऑप्शन है एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मिक एसिड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मिक एसिड आपका चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है, या फिर आपका ततैया जो होता है उसमें भी पाया जाता है, उसके डंक में भी पाया जाता है, या फिर आपको मधुमक्खी, ये यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको मधुमक्खी के डंक में भी आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और या फिर आपको बिच्छू का अगर दे दिया जाए, बिच्छू का डंक, तो यहाँ भी आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको चींटी करके दे दिया जाए या फिर ततैया करके दे दिया जाए, मधुमक्खी करके दे दिया जाए या फिर आपको बिच्छू का डंक करके दे दिया जाए, इन सभी में फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से देखिए, कई बार आपको शिक्षक भर्ती में भी हो या फिर रेलवे वगैरह कोई सा भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको देखिए, इन चारों पांचों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इनके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इन सभी के डंक में आपको फॉर्मिक एसिड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हम ए को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड ये हमारा सिरका बनाने में यूज होता है, ठीक है, ये हमारा सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। अब देखिए, एसिटिक एसिड तो सिरका में पाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है प्लास्टिक बनाने में या फिर घर वगैरह में जो पेंट का हम पुताई करते हैं वहाँ भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का यूज़ आपका प्लास्टिक बनाने में यूज होता है और पेंट बनाने में यूज होता है। अब देखिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अब ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है खट्टे फलों में, ठीक है, ये आपको पाया जाता है खट्टे फलों में। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है दोस्तों खट्टे फलों में, जैसे कि आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेंगे। अब देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड में और क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। अब देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, आपका आंवला, संतरा, नींबू, इन सभी में, और एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी होता है, ठीक है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए, ऑक्सैलिक एसिड, तो यहाँ से भी कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑक्सैलिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों टमाटर में। ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटर में पाया जाता है या फिर पालक में भी पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड आपका टमाटर में पाया जाता है और पालक में भी पाया जाता है। तो देखिए, मैंने इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अगर इन चारों ऑप्शन से रिलेटेड आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ देख करके बना सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमारा चींटी के डंक में, ततैये में, मधुमक्खी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में, इन सभी के डंक में पाया जाता है। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते चलिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती में हो या फिर हॉस्टल वार्डन में हो देखने को मिलेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रिया ने आशुद्ध जल को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है, यह विद्युत का कमजोर चालक है और इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए प्रिया क्या करती है, आसुत जल को बोतल में लेती है और वो पता लगाने की कोशिश करती है कि वो जो आसुत जल है वो विद्युत का सुचालक है या नहीं। तो देखिए इसके लिए हमें आसुत जल के बारे में पूरा जानना होगा कि आसुत जल होता क्या है। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक होता है कि ये कुचालक होता है, क्या होता है। तो देखिए आसुत जल ये होता है आपका आसुत जल। अब देखिए दोस्तों आसुत जल को और क्या हम कहते हैं, इसी को बोला जाता है डिस्टिल वाटर। ठीक है, आसुत जल को ही डिस्टिल वाटर बोला जाता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलेगा। अब देखिए आसुत जल होता क्या है। तो दोस्तों आसुत जल आपका प्योर वाटर होता है। ठीक है, ये आपका प्योर वाटर होता है। देखिए अब आसुत जल, एक जल जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर आपने जल देखा होगा, जैसे कि आसुत जल, पहले हम आसुत जल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बोला जाता है दोस्तों कोई कि जल आपका रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, जल आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। ये आपने सुना ही होगा। अब देखिए ये रंगहीन हो गया, गंधहीन हो गया और ये स्वादहीन हो गया, ये किसके बारे में होता है, तो ये आपका आसुत जल के बारे में होता है। अब देखिए आपने कई जगह देखा होगा कि कई जगह का जो पानी होता है उसको आपने हरा कलर में भी देखा होगा, या फिर कई जगह के पानी को आपने नीला कलर में भी देखा होगा, या फिर कई जगह के पानी को आपने हल्का हल्का काला कलर में भी देखा होगा। ठीक है, तो वो जो पानी है वो हमारा आसुत जल, वो हमारा डिस्टिल वाटर नहीं होता। ठीक है, उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसका कलर अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए जल के बारे में बोला जाता है कि जल हमारा रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। तो वो आसुत जल के बारे में बोला जाता है। मतलब आसुत जल मतलब ये क्या होता है, प्योर वाटर को ही आसुत जल बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें आप एक और पॉइंट नोट करते चलेगा, आसुत जल का ही पीएच मान, आसुत जल का पीएच मान ही 7 होता है। ठीक है, जिसको हम उदासीन कहते हैं। आसुत जल का पीएच मान 7 होता है जिसको हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इससे कम होता है तो क्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो वो आपका होगा अम्लीय, पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो आपका हो जाएगा क्षारीय, अगर पीएच मान 7 ही होगा तो वो आपका होगा उदासीन। अब देखिए आसुत जल का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए आसुत जल होता है दोस्तों उदासीन। ठीक है, ये सारे पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करते चलेगा। अब देखिए एक और पॉइंट इसी में आप नोट करते चलिएगा कि आसुत जल होता है ये हमारा पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये प्योर वाटर होता है, यह आसुत जल हमारा पीने लायक नहीं होता। अब ये पीने लायक क्यों नहीं होता, तो देखिए आसुत जल में किसी भी प्रकार का मिनरल्स नहीं होता। ठीक है, किसी भी प्रकार के इसमें बैक्टीरिया नहीं होता। अब देखिए दोस्तों जल में आपको कई सारे बैक्टीरिया मिलेंगे। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है और कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसान भी होता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमें जल के द्वारा ही मिलता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप कहीं कभी पानी ले लिया और पानी को अगर आप उबालते हो तो उसमें देखना थोड़ा सा ये वाइट वाइट आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये वाइट वाइट क्या होता है दोस्तों, यही बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन ये सारे बैक्टीरिया कुछ तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हमारे शरीर के लिए नुकसान भी करते हैं। ठीक है, तो आसुत जल में ये आपका बैक्टीरिया भी नहीं होगा और इसमें किसी भी प्रकार का मिनरल्स भी नहीं होता, इसीलिए आसुत जल हमारे पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, आसुत जल, अब देखिए आसुत जल का यूज कहाँ होता है, ये हमारे पीने लायक नहीं होता, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, तो आसुत जल का यूज दोस्तों, इसका यूज आपको परमाणु भट्टी में देखने को मिलेंगे, इसका यूज आपको परमाणु भट्टी में देखने को मिलेंगे, या फिर बैटरी जो आपका कार वगैरह जितने भी आपका जो बैटरी से चलता है, जिसमें आपको बैटरी यूज होता है, तो उसी बैटरी में आपको आसुत जल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका यूज आपका बैटरी में होता है या फिर परमाणु भट्टी में होता है। अब देखिए ये तो हो गया पूरा आसुत जल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए आसुत जल क्या होता है दोस्तों, ये तो हमारा प्योर वाटर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होता, किसी भी प्रकार का मिनरल्स नहीं होता। अब देखिए कि जल में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ठीक है, आपने भी सुना होगा, आपने भी वैसे तो आप ट्राई करके देखना मत, आपने सुना होगा कि पानी में भी करंट लगता है। अब देखिए पानी में जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे लगता है, क्यों लगता है, तो इसका कारण होता है दोस्तों पानी में उपस्थित बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, जो पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इन्हीं बैक्टीरिया में फ्लो होता है। आपका आसुत जल में जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाता, मतलब यह आसुत जल आपका ये जो होता है विद्युत का बहुत ही कमज़ोर चालक होता है।
ठीक है। अब देखिए कोई सा भी जल में जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा फ्लो होता है तो उसमें बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें मिनरल्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। लेकिन अगर आपको आशुद्ध जल दे दिया जाए तो उसमें बहुत ही कम मात्रा या फिर नगण्य उसको बोला जाए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह विद्युत का कमजोर चालक है। अब देखिए विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा, सुचालक क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो हो जाए, जैसे कि आपका लोहा हो गया, मतलब मेटल वगैरह का कोई सा भी पदार्थ हो गया, इसमें विद्युत बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब यह एक विद्युत रोधी है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते ये कि ये पूर्ण रूप से विद्युत को रोक लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है। अब देखिए ना जाने ये क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती में, सीजी टेट में, सी टेट में कितने बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आज का जितना भी क्वेश्चन है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं साइंस का जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने साइंस का 2-4 वीडियो लाया है, तो उसमें भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में डिस्कशन करके बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जा करके जरूर देखिए, ताकि आपका साइंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है, इस क्वेश्चन को लाने का मकसद क्या है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए हम इसके ऑप्शन पर चलते हैं कि विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पतियों का और पशु वर्ग का, या फिर संकटापन्न प्रजातियों का। अब देखिए इसमें कई सारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड किसका रखती है, तो रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है आपका संकटापन्न प्रजातियों का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए विलुप्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति क्या होंगे, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो अभी हमारे धरती पर उपस्थित नहीं है, जैसे कि डायनासोर वगैरह हो गया, ठीक है। तो डायनासोर अब पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया, तो इसका डाटा हम रेड डाटा बुक में नहीं रखते। रेड डाटा बुक में हम किसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो हम संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे कि आपका शेर हो गया या फिर गौरैया हो गया, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, अभी विलुप्त होने के कगार पर है। या फिर दोस्तों गिद्ध हो गया, या फिर इसी प्रकार के कई सारे जानवर हो गए या फिर पेड़ पौधे हो गए जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा संकट है, ठीक है। तो उसी संकटापन्न प्रजातियों का हम रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कभी भी यह क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, जब जल तरल में गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा, ठीक है। अब देखिए जब जल जो है वो तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब वो निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव होगा, ये हमें पूछा है। मतलब जल जो है वो तरल लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड से वो वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है। पहले जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब के कंडीशन में कौन सा बदलाव होता है ये हमें पूछा गया है। तो पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, कणों की दूरी में बदलाव होगा, या फिर कणों के रंग में बदलाव होगा, कणों के आकार में बदलाव होगा, या फिर कणों की संरचना में बदलाव होगा, ठीक है। देखिए इसमें भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई सा भी पदार्थ का आपने 3 अवस्था पढ़ा होगा। एक होता है आपका सॉलिड, वैसे तो अभी पदार्थ के 5 अवस्था अभी तक वैज्ञानिक ने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी हम 3 ही अवस्था के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका सॉलिड, दूसरा हो गया आपका ये लिक्विड, तीसरा हो गया दोस्तों आपका गैस, ठीक है। उसके बाद इसमें और चौथा पाया जाता है प्लाज्मा, और एक और पाया जाता है जो आपको अन्य ग्रहों में देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में अभी हमें नहीं जानना। अब हम इसी तीनों के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। अब देखिए सॉलिड में कोई सा भी आपका चाहे मेटल हो या फिर जल हो, ठीक है। अगर यहाँ पास क्वेश्चन में जैसे कि जल दिया है तो हम जल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जल को आपने फ्रिज में जमा दिया तो वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये आइस क्यूब हो गया, मतलब बर्फ का टुकड़ा हो गया। अभी ये अगर सॉलिड फॉर्म में है तब क्या होता है दोस्तों, इसके मॉलिक्यूल जो है बहुत ही पास में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल जो है बहुत ही पास में देखने को मिलेंगे। ये आपस में बहुत ही ज़्यादा एकदम सघन रूप से एक दूसरे से चिपके होंगे, तभी ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब देखिए सॉलिड से ये लिक्विड में अगर ये कन्वर्ट होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, इससे थोड़ा दूर हो जाएगा,
ये मॉलिक्यूल क्या होगा, यही वाटर का मॉलिक्यूल ये दूर दूर में हो जाएगा। मॉलिक्यूल का आकार चेंज नहीं होता, ठीक है, उसका आकार जितना है उसका आकार उतना ही रहेगा, ठीक है, बस क्या होगा, उसकी दूरी में बदलाव होते रहेगा। देखिए पहले मॉलिक्यूल ये पास पास था, अब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसका मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर में हो गया, तो ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब देखिए लिक्विड में अगर ये गैस में अगर कन्वर्ट होता है तो इसके मॉलिक्यूल और दूर दूर में हो जाएंगे, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर दूर में हो जाएंगे तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कणों की दूरी में बदलाव, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कणों की दूरी में बदलाव। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए थ्योरी सेक्शन के साथ साथ आपको शिक्षक भर्ती में कई सारे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, और यही न्यूमेरिकल जो है बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल जैसे ही देखते हैं फिर क्या हो जाते हैं, घबराने के चालू हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान सा होता है। अब देखिए साइंस का जो न्यूमेरिकल होता है वो तो आपका आधा कंसेप्ट पर होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट अगर हमें पता भी नहीं है, अगर हमें इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता है, तब भी हम साइंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसका हम पूरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या दिया है कि एक लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, ठीक है। एक लोलक क्या होता है दोस्तों, आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ये जैसे कि इसको हम कहीं पर लटका देते हैं तो ये अपने आप ये क्या करने लगता है, ये दोलन करने लगता है। इसी को बोल रहा है कि एक लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसका आवर्तन काल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तन काल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति हमारा 10 हर्ट्ज है। इसका आवर्तन काल हमारा 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तन काल 0.3 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसको जानने के लिए पहले हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, इसमें एक हमें ज्ञात करना है दोस्तों आवृत्ति, और दूसरा याद करना है हमें आवर्तन काल। आवर्तन काल क्या होता है, ये होता है आपका टाइम। आवर्तन काल मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइम, साइंस के भाषा में, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें और क्या क्या ज्ञात करना है, हमें आवृत्ति। अब देखिए आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। तो आवृत्ति क्या होगा दोस्तों, इसके कंडीशन में अगर कोई सा भी लोलक हो गया या फिर रस्सी हो गया, अगर वो दोलन कर रहा है तब की कंडीशन में उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। मतलब जितने बार वो दोलन कर रहा है उससे हमें टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या दिया है, ये हमें दिया है दोस्तों 30, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, ये हो गया 30 अपॉन टाइम, कितने समय में ये 30 राउंड ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड, टाइम हमें दिया गया है दोस्तों 3 सेकेंड। अगर इसको मैं कटा दूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 10, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया हमें, 10। फ्रीक्वेंसी किस में मिल गया दोस्तों, हमें 10। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज। अब देखिए हम ऑप्शन में भी चलते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ गया, वैसे तो ये पूछा ही गया है, यही क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ गया तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया है, आवृत्ति 10 हर्ट्ज किस में दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया। अगर देखिए बी के साथ साथ किसी और ऑप्शन में अगर हमें आवृत्ति 10 हर्ट्ज दे देता तब के कंडीशन में हमें आवर्तन काल निकालना ही पड़ता। तो चलिए हम इसका आवर्तन काल भी निकाल लेते हैं। तो देखिए आवर्तन काल जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। आवर्तन काल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब ये होता है हमारा 1/, फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो देखिए यहाँ पास ये हो गया हमारा 1/ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी हमें मिला है 10, ठीक है। मतलब ये हमें मिल गया दोस्तों 1/10। अब देखिए 1/10 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 सेकेंड। और ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, ये आपका निकल गया आवर्तन काल। अब देखिए 0.1 सेकेंड किस में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार के बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कणों के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। अब देखिए दोस्तों
आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे, ठीक है। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे। अब देखिए इसको हम चाहें तो या तो हम छोटा से बना सकते हैं, छोटा से हम बड़ा की ओर हम जाते जाएंगे, या फिर इसको हम बड़ा से छोटा की ओर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम कणों के आकार के अनुसार, कण जो है उसके आकार के अनुसार हमें बनाना है। तो देखिए सबसे बाद में क्या आएगा, अगर कण है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम चाहे तो छोटे से बड़े के रूप में भी हम बना सकते हैं, या फिर बड़े से हम छोटे के रूप में भी बना सकते हैं। देखिए आपका कण क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कोई से भी आपका जो है वो कण के रूप में होता है, ठीक है। चाहे आपका मिट्टी हो गया, कोई सा भी मेटल हो गया, या फिर कोई सा भी पदार्थ हो गया, वो आपको कण के रूप में ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से अगर जो कण है वो सबसे लास्ट में किस रूप में आ जाएगा, वो सबसे लास्ट में वो चट्टान के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा ये चट्टान हो गया सबसे लास्ट में, चट्टान हमारा दो ऑप्शन में है। चट्टान के पहले किस में रहेगा, ये बजरी, ठीक है। अब बजरी भी हमारा ये दोनों ऑप्शन में है। बजरी से पहले ये किस में रहेगा दोस्तों, ये रेत में, ठीक है। तो ये रेत भी हमारा दोनों ऑप्शन में है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका गाद आएगा या फिर ये आपका मृतिका आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो कण रहता है वो आपका मृतिका के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कण जो है वो आपको मृतिका मतलब मिट्टी, छोटा छोटा कण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो कण होता है उसको मृतिका बनने में कई साल लग जाते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है। मृतिका के बाद क्या होता है, इसमें अगर पानी वगैरह मिक्सअप होता है तो ये गाद बनता है। गाद के बाद क्या होता है, ये कट के, जैसे पानी के बहाव से कट के हमारा रेत बनता है। रेत से ये बजरी बनता है, और बजरी से ये हमारा इकट्ठा होकर के ये चट्टान बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, ठीक है। आपका दूरदृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा, या फिर वांधता होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका भी कंसेप्ट हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष, एक आपका हो गया दूर दृष्टि दोष, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। अब देखिए दोस्तों एक होता है हमारा निकट, एक होता है निकट मतलब नेत्र जो है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, और एक होता है दोस्तों दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। तो देखिए जस्ट इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कौन सा दोष हो जाता है, जो हम देख पाते हैं तो उसमें दोष कौन सा होता है, उसका जस्ट उल्टा। जैसे कि अगर कोई नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, ठीक है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, तो देखिए उसको कौन सा दोष होगा, उसको दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है। उसको हो जाएगा दोस्तों दूरदृष्टि दोष। जो भी व्यक्ति अगर निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसको दूरदृष्टि दोष होगा। या फिर जो भी व्यक्ति अगर दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, ठीक है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, उसको कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो उसको होगा निकट दृष्टि दोष, उसको होगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष। इसको आप याद रखिएगा, जो चीज़ पूछा गया है उसका जस्ट उल्टा दोष होता है। अगर कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता तो उसको दूर दृष्टि दोष है, या फिर जो भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता उसको निकट दृष्टि दोष होता है। अब देखिए इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसके लिए यूज करते हैं अवतल लेंस का यूज, ठीक है। अवतल, यह आपका अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, जिसको भी अगर निकट दृष्टि दोष है, अगर वो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता तो तब हम उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस भी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष है, मतलब अगर जो भी व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, तो उसके दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे, तो उसके दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। अब देखिए हम किसमें अवतल लेंस का यूज करेंगे, किसमें उत्तल लेंस का यूज करेंगे, अगर इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु को हम साफ नहीं देख पाते। देखिए निकट में आपका ज़्यादा अक्षर आ रहा है तो अवतल में भी ज़्यादा अक्षर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते, अगर उसको दूर दृष्टि दोष है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अवतल लेंस का। अब उसके बाद देखिए अगर दूर की वस्तु को कोई भी व्यक्ति साफ नहीं देख पाता, दूर में देखिए आपका कम अक्षर आ रहा है, तो इसमें हम कम अक्षर वाले लेंस का यूज करेंगे। याद रखने के लिए आप ऐसा भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष, ये हो गया हमारा दूर दृष्टि दोष।
यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे में आपको कई बार घुमा घुमा के यही क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर है गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या फिर चैडविक ने। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको कई बार, मैं तो बोलूँगा ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया होगा। अब देखिए एक होता है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है दोस्तों प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला है हमारा जे, ये हमारा है थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला है दोस्तों जे थॉमसन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। ठीक उसी प्रकार अगर आपको पूछ दिया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की प्रोटॉन की खोज की किसने, तो ये हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसका प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। इसके बाद आ जाता है हमारा न्यूट्रॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला व्यक्ति है चैडविक। तो देखिए इन्हीं तीनों से आपको कई बार क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन है, तो इसका खोज किसने किया, इसका खोज करता है जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज करता है गोल्डस्टीन, और आपका न्यूट्रॉन को खोज करता है दोस्तों चैडविक। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है इसने किसका खोज किया, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसने किया दोस्तों न्यूक्लियस का। ठीक है, इसको भी आप याद रखते चलिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में और दे दिया रहता कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और कब की, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला है जे थॉमसन, और इन्होंने कब किया, 1904 में। ठीक है, वैसे तो इन्होंने खोज इससे पहले ही कर लिया था, लेकिन 1904 में ही ये पब्लिश हुआ और 1904 को ही माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1904 में किया। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पहले आप समझिए, इसमें क्या बोला है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण। ठीक है, अब देखिए कोई सा भी कण जो है अगर गतिशील अवस्था में हो, ठीक है, अगर गतिशील अवस्था में हो तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी दोस्तों, उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या फिर कोई सा भी कण अगर स्थितिज अवस्था में हो, मतलब वो स्थित हो, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, यू बराबर क्या हो जाता है, एम जी एच। एम होता है मास, जी होता है ग्रेविटी, एच होता है आपका हाइट। ठीक है, तो इसमें हमें तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा नहीं गया है, इसमें हमें बोला गया है कि गतिशील एक कण, मतलब किसी भी कण में अगर गति है तो उसमें कौन सा एनर्जी हो जाएगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसमें हो जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है, ये होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया दोस्तों, 125 जूल। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमें दिया गया 125 जूल, और हमें क्या निकालने के लिए बोला दोस्तों, कण का द्रव्यमान, मतलब ये मास हमें निकालने के लिए बोला है। इसका वेलोसिटी भी हमें दिया गया है कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो जैसे जैसे हमें ऑप्शन में दिया है, देखिए बस हमें ये फॉर्मूला को याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बोला था आपका साइंस का जो है थोड़ा सा आपका कंसेप्ट रहेगा, उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए आपका हमारा डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा, जो जो हमें दिया है उसको हमने रख दिया। यहाँ से हमें एम की वैल्यू निकालनी है, हम सीधा सीधा इसको ट्रांसफर करके एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू एम का वैल्यू तो हमें पूछा गया है, इंटू वी का स्क्वायर। तो वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, वी इज इक्वल टू क्या है 5, मतलब इसको मैं क्या लिख दूंगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैं एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एम बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर है हमारा 125। अब देखिए दो जो है इसके साथ भाग हो रहा है, वो इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 125 के साथ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा गुणा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार
5 का स्क्वायर जो है m के साथ गुणा हो रहा है, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये 125 के साथ ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 125 गुणित 2 बटे 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणित 5। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 5 पंचे 25, और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 25 से कम 25, और ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंचे 125। मतलब m का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, m बराबर कितना मिल गया, 5 दूने 10। ठीक है, m बराबर हमें क्या मिल गया दोस्तों, 5 दूने 10, और ये किस में हो जाएगा, kg में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल डायरेक्ट इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कण का परमाणु भार 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, कोई सा भी तत्व है उसका हमें परमाणु भार दिया गया है, कितना दिया है, 35, और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ये हमें दिया गया है। तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए किसी भी तत्व में अगर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा जब मैं आपको इसका पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारा चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से केमिस्ट्री वाले चैप्टर में क्लियर करा दूंगा। तो देखिए किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन भी होता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 18 प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, इसमें मान लीजिए कोई सा तत्व है, एक तत्व मैं ले लेता हूँ सोडियम, एक तत्व मैं ले लेता हूँ सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 11। ठीक उसी प्रकार इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 23। ये जो 23 होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, आपका द्रव्यमान संख्या। अगर इसमें AMU दे दिया जाए तो इसी द्रव्यमान संख्या को हम और क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे दोस्तों परमाणु भार। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से कई सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ जो होता है इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, इसी को और बोला जाता है दोस्तों परमाणु भार। अब देखिए ये तो एक हो गया हमारा डायरेक्ट कंसेप्ट बेस से हमें आंसर मिल गया। अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तब की कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दिया है, द्रव्यमान संख्या में कितना दिया गया है, इसमें परमाणु भार मतलब ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में कितना दिया गया, कितना दिया गया है, यह हमें दिया गया है 35। ठीक है, द्रव्यमान संख्या यह हमें दिया गया है दोस्तों 35। अब देखिए द्रव्यमान संख्या को ही हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या हमारा क्या हो जाता है, ये होता है दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाए, वो हमारा क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 35। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 35। अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है दोस्तों, ये हमें दिया गया है 18। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये तो हो गया द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दिया गया है 18। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर में हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें कोई सा भी कैलकुलेशन नहीं है, रहने के लिए तो ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आपको शिक्षक भर्ती में या फिर आपका हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस का। ठीक है, ज़्यादातर ये आपका शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैथ्स जो है हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके मैथ्स की पूरा बिल्कुल निःशुल्क रूप से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके गणित को बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम मैथ्स का पेडागॉजी भी कंप्लीट करा दिया है हमने। ठीक है, मैथ्स का जो है वो पेडागॉजी सेक्शन भी कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद ये हो गया हमारा साइंस का क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद दोस्तों हम इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।